द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस की दुनिया को समझते हैं तो आपने ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का नाम ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल। ये वो खामी होती है जिसके बारे में सिस्टम बनाने वाले को भी पता नहीं होता। हाँ, और जब तक पता चलता है तब तक हैकर सिस्टम के अंदर घुसकर तबाही मचा चुका होता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। सही कहा आपने। आज हम 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी, 166 निर्दोष लोगों की मौत और पूरे 3 दिन का खौफ। लेकिन आज का हमारा सवाल क्या हुआ नहीं है। हम इस पर बहस कर रहे हैं कि हम इस घटना को इतिहास में कैसे दर्ज करते हैं। एकदम सही। हमारी बहस का मुख्य प्रश्न ये है कि क्या 26/11 मुख्य रूप से एक भयानक सिस्टम का फेलियर था, जहां हमारे खुफिया और सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ गईं? या फिर क्या ये उस संस्थागत दृढ़ता यानी इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस का प्रतीक है, जिसने इतने बड़े झटके के बावजूद हालात को संभाला और पलटवार किया। मैं इस दूसरे पक्ष का समर्थन करती हूँ। और मैं पहले पक्ष का समर्थन करता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि यह एक अभूतपूर्व सिक्योरिटी फेलियर था। एक देश की आर्थिक राजधानी के खुले दरवाजों से 10 हथियारों से लैस लोग घुस आते हैं और हमारा पूरा सिस्टम मूक दर्शक बना रहता है। देखिए, मुझे लगता है कि ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट वाली आपकी जो एनालॉजी है वो काफ़ी दिलचस्प है। शुक्रिया। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हूँ। जब कोई ऐसा हमला होता है जिसके लिए आपका सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं किया गया है, तो असली परीक्षा ये नहीं होती कि हमला हुआ या नहीं। तो फिर क्या होती है? असली परीक्षा ये होती है कि आपका सिस्टम उस झटके को, उस सिस्टमिक शॉक को कैसे अब्जॉर्ब करता है और कैसे रिएक्ट करता है। मैं मानती हूँ कि शुरुआती तौर पर ये एक त्रासदी थी, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिक्स को गहराई से देखें तो मुंबई पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्स, जो कि शुरुआत में काफी कमजोर था। कमज़ोर नहीं, मैं कहूँगी कि उनके पास संसाधन कम थे। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जो टैक्टिकल ऑपरेशन था और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लेना, ये कोई तुक्का नहीं था। ये उस संस्थागत दृढ़ता का सबूत है जिसने साबित किया कि मुंबई झुकी नहीं और भारत टूटा नहीं। ठीक है, तो चलिए संस्थागत दृढ़ता के दावे को टेस्ट करते हैं। जो लोग आज हमें सुन रहे हैं वो शायद सोचते होंगे कि इतनी बड़ी फोर्स 10 लड़कों को तुरंत क्यों नहीं रोक पाई। आइए घुसपैठ के मैकेनिक्स को समझते हैं। ये कोई रातों रात बना प्लान तो था नहीं। खुफिया एजेंसीज, खासकर रॉ और आईबी के पास इनपुट्स थे। हाँ, इनपुट्स थे, मैं मानती हूँ। बिल्कुल, उन्होंने सैटेलाइट फोन के इंटरसेप्ट्स पकड़े थे। उन्हें पता था कि समुद्र के रास्ते कोई हलचल हो रही है। लेकिन हमारी एजेंसीज के बीच जो साइलोज बने हुए थे, यानी नेवी, कोस्ट गार्ड और राज्य की पुलिस के बीच कम्युनिकेशन की भारी कमी थी। उसने एक ऐसा डेड जोन बना दिया जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया। ये ऐसा था जैसे आपके पास फायरवॉल तो है, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। रात 8 बजे वे कोलाबा के कफ परेड पर उतरते हैं, हथियार निकालते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। आप इस कम्युनिकेशन फेलियर को कैसे डिफेंड कर सकती हैं? मैं इसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे कॉन्टेक्स्ट में रख रही हूँ। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत कॉमन टर्म है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। हाँ बिल्कुल। जब आप एक खुफिया एजेंसी होते हैं तो आपके पास हर दिन सैकड़ों ऐसे इनपुट्स आते हैं। समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है, ये एक नॉइज है। जब तक आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस ना हो, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग। बिल्कुल, कौन, कहाँ और कितने बजे आ रहा है, इसके बिना पूरे पश्चिमी तट को सील करना लॉजिस्टिकली असंभव है। हाँ, साइलोस थे और मैं मानती हूँ कि वहाँ चूक हुई, बहुत बड़ी चूक। लेकिन हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब वो नॉइज अचानक से एक एक्शन में बदल गया, तब क्या हुआ। जैसे ही गोलियां चलीं, मुंबई पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम मिनटों का था। उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे टॉप लेवल के अधिकारी सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। और यहीं पर मुझे आपके तर्क में एक बड़ा गैप नजर आता है। आप करकरे, कामटे और सालस्कर के सर्वोच्च बलिदान को संस्थागत दृढ़ता के तौर पर पेश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो था। लेकिन मैं इसे संस्थागत विफलता का सबसे बड़ा सबूत मानता हूं। जरा सोचिए, एक शहर के सबसे सीनियर एंटी टेररिज्म चीफ को एक संकरी गली में बिना किसी उचित टैक्टिकल बैकअप के आतंकवादियों से सीधे भिड़ना पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए थे एकदम से। नहीं, क्योंकि सिस्टम तैयार नहीं था। ये बहादुरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहादुरी कोई रणनीति नहीं होती। जब आपका सिस्टम फेल हो जाता है तब आपको इंडिविजुअल हीरोइज्म पर निर्भर रहना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर जो हुआ उसे देखिए। 2 आतंकवादी अजमल कसाब और इस्माइल खान AK-47 लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के पास क्या था? पुरानी 303 राइफलें जो जैम हो रही थीं। क्या आप इसे एक मजबूत सिस्टम कहेंगी जो पलटवार कर रहा था? देखिए, ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है और मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन हमें पुलिसिंग और मिलिट्री कॉम्बैट के बीच के फर्क को समझना होगा। फर्क तो है, लेकिन 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दुनिया के किसी भी शहर की सिविल पुलिस, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या लंदन, आम दिनों में फिदायीन हमले के लिए गश्त नहीं लगाती है। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, मिलिट्री ग्रेड के आतंकियों से लड़ना नहीं। जो मरने के इरादे से आए हों। बिल्कुल। CST पर जो पुलिस वाले थे वो अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी पुरानी राइफलों से जो भी फायर किया, उसने कसाब और इस्माइल को CST से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन वो बाहर निकलकर भी तो तबाही ही मचा रहे थे ना। हाँ, लेकिन पुलिस ने उनके प्लान को डीरेल कर दिया। अगर वो वहां बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाते तो वे शायद किसी और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर और ज्यादा तबाही मचाते। और रही बात इंडिविजुअल हीरोइज्म की, तो तुकाराम ओमले ने कसाब को जिंदा पकड़ा। ये उनका व्यक्तिगत साहस था, लेकिन नाकाबंदी करना, वायरलेस पर अलर्ट भेजना, ये सब पुलिस के SOP का हिस्सा था। ये सिस्टम था जो काम कर रहा था। चलिए मान लेते हैं कि पुलिस ने नाकाबंदी की और उन्हें एक जगह रोका, लेकिन वो रुके कहां जाकर? ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में। अब मैं आपको उस आंकड़े की तरफ ले जाता हूं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 60 घंटे। वो समय बहुत लंबा था। लगभग 3 दिनों तक 10 लड़कों ने एक महानगर को बंधक बनाए रखा। दुनिया भर के न्यूज चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ताज होटल के गुंबद से निकलता हुआ धुआं वो विजुअल प्रूफ था कि हमलावर स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन वो अंदर फंसे हुए भी तो थे। फिर भी अगर आपका सिस्टम काम कर रहा था तो NSG को वहां पहुंचने और ऑपरेशन शुरू करने में इतना समय क्यों लगा? NSG का बेस मानेसर में है और उनके पास वहां से उड़ने के लिए कोई डेडिकेटेड विमान तक नहीं था। मैं डीले के तथ्य से इनकार नहीं कर रही हूं। उन्हें IL-76 एयरक्राफ्ट का इंतजार करना पड़ा। क्या ये एक ऐसे देश के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है जो खुद को एक उभरती हुई शक्ति मानता है? ये डीले कोई छोटी बात नहीं थी। इसी डीले के कारण कई लोगों की जान गई। देखिए, लॉजिस्टिक गैप्स थे और बाद में NSG के हब्स पूरे देश में इसीलिए बनाए गए। लेकिन मैं आपके इस निष्कर्ष को चुनौती देना चाहती हूं कि 60 घंटे तक आतंकवादी कंट्रोल में थे। तो फिर कंट्रोल में कौन था? यहां हमें क्लोज्ड क्वार्टर बैटल और अर्बन वॉरफेयर के मैकेनिक्स को समझना होगा। ताज होटल कोई खुला मैदान नहीं है। ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसमें सैकड़ों कमरे हैं, भूल भुलैया जैसे गलियारे हैं। हाँ, और हर तरफ ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं। बिल्कुल। NSG के सामने चुनौती ये नहीं थी कि इमारत को उड़ा दिया जाए। अगर ऐसा करना होता तो सेना कुछ ही घंटों में बाहर से बमबारी करके इमारत गिरा देती। लेकिन वहां सैकड़ों नागरिक फंसे हुए थे। तो आप कह रही हैं कि 60 घंटे लगना उनकी रणनीति का हिस्सा था? मैं कह रही हूं कि 60 घंटे लगना एक बंधक बचाव अभियान की जटिलता को दर्शाता है, आतंकवादियों की ताकत को नहीं। NSG कमांडोज को बिना ब्लूप्रिंट के अंधेरे में हर एक कमरे को मैनुअली चेक करना था। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे कोई घबराया हुआ गेस्ट है या AK-47 ताने खड़ा कोई आतंकवादी। मतलब एक एक इंच की लड़ाई थी। एग्जैक्टली। इसे रूम एंट्री और क्लियरेंस कहते हैं। जब आप विदेशी नागरिकों को नरीमन हाउस से बाहर निकालते हैं या ताज से लोगों को रेस्क्यू करते हैं तो उसमें समय लगता है। इसे आतंकवादियों का हावी होना कहना NSG के उस सधे हुए ऑपरेशन को अंडर एस्टिमेट करना होगा। मैं NSG की ट्रेनिंग और उनके कमांडोज के शौर्य का पूरा सम्मान करता हूं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे वीरों ने जो किया वो अकल्पनीय है। लेकिन हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। जी, बताइए। आप कह रही हैं कि ऑपरेशन बहुत अनुशासित था, लेकिन ये मत भूलिए कि इस बीच आतंकवादियों ने ताज और ओबेरॉय में कमरों में घुस कर लोगों को मारा। जब आप कह रही हैं कि कोलैटरल डैमेज कम था, तो उन 166 परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। वो एक बहुत बड़ा नुकसान था, मैं मानती हूँ।
और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 10 लोग थे। अगर एक छोटे से समूह के पास भारी मात्रा में हथियार और जीपीएस जैसी कमर्शियल तकनीक हो और वो एक देश की पूरी मशीनरी को 3 दिनों तक उलझा कर रख दे, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कितना बेबस था। दुश्मन ने हमारे रिस्पॉन्स टाइम का पूरा फायदा उठाया। मुझे लगता है कि आप उस वक्त के ग्लोबल टेररिज्म के एवोल्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। 26/11 कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक हाइब्रिड टेरर ऑपरेशन था। हाइब्रिड कैसे? इसमें मिलिट्री स्टाइल की कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर लाइव कवरेज देखकर उन्हें रियल टाइम टैक्टिकल एडवाइस दे रहे थे। ये दुनिया के लिए एक नया खतरा था। खतरा नया था, पर हमारा रिस्पॉन्स बहुत पुराना था। लेकिन जरा सोचिए कि इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना। इतिहास में फिदाइन हमलों में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई हमलावर जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि उनका मकसद ही मारना और मरना होता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, वो एक पुलिस कांस्टेबल की व्यक्तिगत बहादुरी थी, कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं था। मैं समझती हूँ कि आप उसे सिर्फ एक व्यक्ति के एक्शन तक सीमित करना चाहते हैं, लेकिन कसाब को पकड़ने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो काम किया, वो पूरी तरह से एक सिस्टम का काम था। आप इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की बात कर रही हैं। हाँ, उन्होंने न केवल उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया, बल्कि फोरेंसिक एविडेंस, जीपीएस डेटा, सैटेलाइट फोन के रिकॉर्ड्स, इन सबको एक साथ पिरोकर एक ऐसा वाटरटाइट केस बनाया जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नकार नहीं सका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर कसाब मारा जाता तो पाकिस्तान हमेशा की तरह इसे नॉन स्टेट एक्टर्स का काम बताकर पल्ला झाड़ लेता। लेकिन हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने कसाब को एक पारदर्शी ट्रायल दिया, उसे कानूनी मदद दी और आईएसआई के नेक्सस को बेनकाब किया। क्या आप मानेंगे कि ये 2012 में हुई उसे फांसी तक की प्रक्रिया हमारी संस्थागत ताकत की जीत नहीं थी? देखिए, कसाब का ट्रायल और उसे फांसी देना निश्चित रूप से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक मिसाल है। हमने एक आतंकवादी को भी कानून के दायरे में रहकर सजा दी। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। क्या उस न्याय से वो वल्नरेबिलिटी मिट गई? कसाब के पकड़े जाने से ये तथ्य नहीं बदलता कि हमारे समुद्री बॉर्डर असुरक्षित थे। ये तथ्य नहीं बदलता कि लोकल पुलिस के पास बुनियादी हथियार नहीं थे। हम एक रिएक्टिव सिस्टम बन के रह गए। हमले के बाद हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक प्रोएक्टिव सिस्टम फेल हो गया। आप इसे ऐसे देखिए, एक मरीज को हार्ट अटैक आता है, डॉक्टरों से बचा लेते हैं और दुनिया भर में उस सर्जरी की तारीफ होती है। लेकिन सच तो ये है कि मरीज की लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव केयर इतनी खराब थी कि उसे हार्ट अटैक आया ही क्यों? 26/11 हमारी प्रिवेंटिव केयर का फेलियर था। ये एक फेयर पॉइंट है और मैं मानती हूँ कि प्रिवेंटिव फेलियर एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि 26/11 के बाद क्या हुआ। उसी सिस्टमैटिक शॉक ने भारत के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। बदलाव तो आए हैं। कोस्टल रडार नेटवर्क की स्थापना हुई, एनआईए बनाई गई और मल्टी एजेंसी सेंटर को मजबूत किया गया ताकि खुफिया जानकारियों के बीच कोई साइलोज न रहें। तो जो वल्नरेबिलिटी थी उसे पहचाना गया और उस पर काम किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस हमले के बाद जो पैनिक और सिविल अनरेस्ट आतंकवादी चाहते थे वो नहीं हुआ। हाँ, शहर नहीं रुका। मुंबई अगले ही दिन काम पर लौट आई। मुंबई झुकी नहीं, भारत टूटा नहीं, कोई खोखला नारा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल रेजिलियंस का प्रमाण है जिसे आतंकवादियों के आका कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा था कि वे भारत के ताने बाने को तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे और एकजुट कर दिया। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत की आम जनता और मुंबई के नागरिकों का जो जज्बा था वो अकल्पनीय था। और 26/11 के बाद से हमारे सुरक्षा ढांचे में जो बदलाव आए हैं, जैसे एनआईए का गठन, वे ये साबित करते हैं कि हमने इस त्रासदी से कड़े सबक सीखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ वो एक खौफनाक साजिश थी और हमारे जवानों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसे ये देश कभी नहीं भूल सकता। लेकिन जब हम पूरी चर्चा को समेटते हैं तो मेरा पक्ष यही रहता है कि बहादुरी और बलिदान, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, एक सिस्टम की नाकामी को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि एक जीरो डे एक्सप्लॉइट कभी भी आ सकता है।
और मैं आपके इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी कि कोई भी सिस्टम कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कमज़ोरियाँ हमेशा रहेंगी। लेकिन मेरा निष्कर्ष ये है कि एक राष्ट्र की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कभी गिरता नहीं है, बल्कि इस बात से होती है कि वो गिरने के बाद कैसे खड़ा होता है। 26/11 का दिन दर्दनाक जरूर है, लेकिन ये एनएसजी की एक्सपर्टीज और मुंबई पुलिस के कभी ना हार मानने वाले जज्बे का एक डॉक्यूमेंट भी है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना नहीं था। 26/11 की त्रासदी कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है। ये सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी और अदम्य संस्थागत साहस का एक बेहद कॉम्प्लेक्स मिक्स है। दोनों ही सच एक साथ मौजूद हैं। मुख्य दरवाजे खुले छूट गए थे, लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने अपनी जान देकर उस किले को बचा लिया। एकदम सही कहा आपने। दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। श्रोताओं, जब आप 26/11 के बारे में सोचें तो केवल उन 60 घंटों के आतंक को ही याद न करें, बल्कि इस बात पर भी गहराई से विचार करें कि कैसे एक राष्ट्र अपने सबसे बुरे वक्त में रिएक्ट करता है और खुद को रीबिल्ड करता है। सिस्टम और साहस के बीच के इस बैलेंस को समझना ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।